हेलो गाइस। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसरो के लिए हम लोग अब आज से लेके 6 दिसंबर, नॉट 6 एक्चुअली, क्योंकि 6 7 को एग्ज़ाम है, तो 6 को क्योंकि सेंटर बहुत दूर है तो हमें ट्रैवल करना होगा सब लोगों को। तो 30 to 5 दिसंबर 5 जनवरी तक हम लोग डेली अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और जो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे, लाइक आज सॉम कर लेंगे, ठीक है। और आरसीसी की मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगी क्योंकि इसरो में वैसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। जैसा कि जो वीडियोस मैंने अपलोड किया आरसीसी की उसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है। उसके बाद मैंने और जो हाईवे की भी, हाफ हाईवे की भी अपलोड करी हुई है, ठीक है। उसके बाद मैंने रेलवे एयरपोर्ट इंजीनियरिंग भी अपलोड कर रखी है, ठीक है। और मैंने स्टील स्ट्रक्चर की भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग अपलोड कर रखी है, तो वो सब देख सकते हैं। बट जो हम अब और ज़्यादा फोकस करेंगे वो सबसे पहले आज करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज मैं थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया, बट हमारी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि अज्यूमिंग कि आप सबको सब कुछ आता है, ठीक है। आप बिगनर्स नहीं हो, तो मेन फोकस जो होगा वो होगा रिवीजन पे होगा, है ना। तो अगर रिवीजन पे है तो क्या आएगी, दिन में हम लोग क्या डालेंगे, 2 वीडियोस डालेंगे, ठीक है। 2 वीडियोस डालेंगे। और उन 2 वीडियोस में क्या होगा, जैसा कि आज तो ऑलरेडी इवनिंग हो चुकी है, बट जो हम कल से सब्जेक्ट लेंगे उस पे क्या होगा, दिन में एक वीडियो आएगी सुबह, ठीक है, मॉर्निंग टाइम पे। मॉर्निंग में हम लोग क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट लेना होगा उसका बेसिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिक्स डिस्कस करेंगे और हाउ टू रिवाइज, बेसिक्स प्लस हाउ टू रिवाइज फॉर इसरो, ठीक है। बेसिक्स प्लस हाउ टू रिवाइज फॉर इसरो, ये 2 चीज़ें देखेंगे। और फिर जो इवनिंग में वीडियो आएगी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबके पास शॉर्ट नोट्स होंगे ऑलरेडी, ठीक है। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है तो पीडीएफ आप मेरे से मांग सकते हो, टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना। आई विल सेंड यू द पीडीएफ ऑफ हैंडबुक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। क्योंकि यार ऑनेस्टली अगर आप अच्छे एस्पिरेंट हो, आपका ऑलरेडी सिलेबस पूरा हो चुका है, तो ये जो सीरीज़ है 1 हफ्ते की, ये तभी हेल्पफुल है अगर आप ऑलरेडी एक सीरियस एस्पिरेंट रह चुके हो, ठीक है। अगर आपको कुछ आता ही नहीं है तो कोई सेंस नहीं बनता लास्ट वीक पे तैयारी करने का, है ना, ऑनेस्टली। तो इवनिंग में क्या होगा, मॉर्निंग में जब हम बेसिक्स प्लस हाउ टू रिवाइज फॉर इसरो डाल देंगे, उसके बाद इवनिंग में हम लोग क्या करेंगे, जो उसमें से हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट मिले, जो हमने मॉर्निंग से लेके इवनिंग में पढ़ाई की, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उस पे वीडियो बनाएंगे। लाइक जो मैंने ऑलरेडी एक चीज़ कर चुका हूँ, जो आरसीसी पे मैंने इम्पोर्टेंट बातों की 2 वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है। वैसा सा वीडियो ही आएगा, ठीक है। बट क्योंकि आज ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, तो आज ट्राई करेंगे कि इधर एक ही वीडियो में सब कुछ आ जाए, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट ठीक है, लंबी हो तो क्या दिक्कत है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉम, जिससे हमारे पास बहुत थेरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और बहुत कुछ बनता है, ठीक है। तो इस पर बेसिकली जो सॉम में क्या क्या चीज़ें जो हमें पूछी जाती है एग्ज़ाम में, कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में से सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछती है, और ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हम लोगों को लगता है क्योंकि हम भूल जाते हैं कई सारी बातें इसमें। सॉरी, एक्चुअली मुझे बहुत कोल्ड है, फीवर है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ में है ना वेरिएशन है, और ठीक है, बट इट्स ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, उसके बाद स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, उसके बाद शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन है, थ्योरी ऑफ फेलियर्स है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स हैं, हमारे पास फिर प्रेशर वेसल्स हैं, उसके बाद है हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस, है ना, बेंडिंग स्ट्रेस, shear स्ट्रेस, shear सेंटर, कॉलम्स,
एंड स्प्रिंग्स। तो आप लोगों का इस वीडियो में होमवर्क क्या होने वाला है, सबसे पहले यही सुन लो कि अगर आपके पास आपके शॉर्ट नोट्स हैं ना, तो आई विल हम्बली रिक्वेस्ट यू गाइस कि वो सारे अपने शॉर्ट नोट्स अपने बगल में रखने चाहिए, ठीक है। अगर ये वीडियो देख रहे हो बगल में रखो, और शॉर्ट नोट्स जैसे जैसे हम रिवाइज करेंगे साथ साथ रिवाइज करेंगे, ठीक है। आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है तो वो आप कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि ये मैंने मिस कर दिया, ये मुझे नहीं आता, ये मैंने गलत बोला है। जो आपको एक्स्ट्रा आता है वो प्लीज़ बताओ, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक तो हमारा क्या आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आता है ना। क्या आता है सबसे पहला टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में सबसे पहले क्या होता है, इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी बेसिक चीज़ें हैं ये, तो आप सबको मालूम होगी कि इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल डिफॉर्म्ड अंडर अ लोड इज इनेबल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन लोड इज रिमूव्ड, है ना। लोड रिमूव होगा तो अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस जाएगा, ठीक है। इफ बॉडी रिगेन्स कम्प्लीटली इट्स ओरिजिनली शेप, तो क्या बोलते हैं उसको, कंप्लीट अगर रिगेन कर ले तो उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है। और इलास्टिक लिमिट क्या होती है, marks the partial breakdown of the elasticity beyond which removal of load results in the degree of permanent deformation, है ना। मतलब जब इलास्टिक लिमिट आ जाती है हमारे पास, हम बोलते हैं कि बॉडी की हमारे पास इलास्टिक लिमिट है, तो इलास्टिक लिमिट के जब इलास्टिक लिमिट एक्सीड हो जाएगी, है ना। हम आगे डिस्कस करेंगे, स्ट्रेस एंड कर्व से भी डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ जब वो हमारी इलास्टिक लिमिट रीच हो जाती है, उसके बाद अब जब हम लोड रिमूव करेंगे तो वो ओरिजिनल शेप पे वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है। स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर में भी कंसीडर टू बी परफेक्टली इलास्टिक विद इन सर्टेन लिमिट। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है PSUs का कि इज स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर इज परफेक्टली इलास्टिक एंड अंडर व्हाट कंडीशन, तो हमने बोलना है विद इन सर्टेन लिमिट्स, ठीक है। फिर उसके बाद प्लास्टिसिटी क्या होती है, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मटीरियल बाई विच इट अंडरगोज इन इलास्टिक स्ट्रेन बियॉन्ड दोज एट द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज प्लास्टिसिटी, ठीक है। प्लास्टिसिटी हम लोगों को मालूम है क्या होता है, ठीक है। इन इलास्टिक स्ट्रेन आ जाता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक स्ट्रेन जब आ गया तो उसको क्या बोलते हैं कि प्लास्टिसिटी में जा रहा है, ठीक है, प्लास्टिक स्टेज में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद डक्टिलिटी वगैरह क्या होती है, प्लास्टिसिटी when large deformation occur in ductile material loading in plastic region the material is said to, ठीक है। ये सब छोड़ते हैं ज़रा, सबसे पहले हम आते हैं माइल्ड स्टील पे आते हैं, ठीक है। माइल्ड स्टील पे आते हैं। माइल्ड स्टील बेसिकली क्या होता है, लो कार्बन स्टील होता है। सबसे प्यारे क्वेश्चन इसके अंदर ये है जो आप सबको मालूम होगा, ठीक है, जिसमें ये ए पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, बी पॉइंट को क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन तो अब बिल्कुल ही नहीं करूँगा, ठीक है। ए पॉइंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, बी को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक लिमिट, सी को बोलेंगे हम लोग अपर यील्ड पॉइंट, डी को हम लोग बोलेंगे लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। फिर ये डी रीजन होता है, मैं बड़ा दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा होता नहीं है, ये होता है परफेक्टली प्लास्टिक रीजन होता है, परफेक्टली प्लास्टिक। और इसमें क्या होती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। उसके बाद ये आता है अल्टीमेट, ठीक है। एफ को होता है जब हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है, वो एफ पॉइंट है। और ये वाले रीजन को बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है इस पर, ठीक है, स्ट्रेन हार्डन हो रहा है यहाँ पे। और इस पर क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग में चेंज इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो रीज़न होता है ये होता है स्ट्रेन सॉफ्टनिंग होती है, ठीक है, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग होती है। और फिर जी पॉइंट पे फाइनली क्या हो जाती है, नेकिंग हो जाती है। और जब नेकिंग होती है तो इस केस में क्या होता है, हमारा कप एंड कोन फेलियर होता है, कप एंड कोन फेलियर होता है, ठीक है। कप एंड कोन फेलियर में और जो दूसरी चीज़ें हमें याद रखनी है कि जो हमारा इस तरफ क्या होता है, स्ट्रेस होता है, और इस तरफ क्या होता है, स्ट्रेन होता है,
हमको मालूम है। और ये जो स्ट्रेन है ये है फंडामेंटल डायमेंशन और ये जो स्ट्रेस है ये है डिराइव डायमेंशन है ना, ये हमें पता है। और जो माइल्ड स्टील होता है जिसकी मैंने बात की है, ये माइल्ड स्टील क्या होता है, वीक किस में होता है, शेयर में होता है। माइल्ड स्टील किस में होता है, वीक, शेयर में होता है। अगर शेयर में वीक होता है तो ये जो कप एंड कोन फेलियर कैसे होती है, मतलब ऐसे आके जो 45 डिग्री पे टाउमेक्स प्लेन पे फेल हो जाए, ठीक है, क्योंकि माइल्ड स्टील जो होता है वो होता है वीक एंड शेयर होता है, ठीक है। और क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल किसे लेते हैं हम लोग, अगर पूछे सी और डी में तो हम बोलेंगे डी लेते हैं, क्योंकि जो सी होता है ना वो क्या होता है, अपर यील्ड पॉइंट होता है, और वो क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। इसके पीछे क्या है, कहानी होती है। कहानी क्या होती है, मैं इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूँ, बट ठीक है, अगर हम कहानी सुनना चाह रहे हो तो क्या होता है, स्टील बेसिकली क्या है, आयरन एटम से बना हुआ है, आयरन एटम से बना हुआ है ना, ऐसे ऐसे आयरन एटम्स है स्टील के अंदर, ठीक है। आयरन एटम्स क्या, फिर क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन एटम्स हैं, कार्बन और नाइट्रोजन एटम है। तो क्या होता है, अगर एक डिसलोकेशन है, मतलब यहाँ पे मतलब एंटी लोकेशन है, तो क्या होगा, ये वाले जो कार्बन नाइट्रोजन है ये यहाँ पे जाना चाहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, फिर अगर ये लोग यहाँ पे डिसलोकेशन में मूव कर जाएं तो एक एनवायरनमेंट बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टरल एनवायरनमेंट, क्वार्टरल एटमॉस्फेयर, जहाँ पे क्या होता है, कार्बन ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, इसलिए एकदम से यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। जब डिसलोकेशन हो रही है तो क्वार्टरल एनवायरनमेंट बन जाता है, ठीक है। तो फिर क्वार्टर एनवायरनमेंट बना है उसको पहले ब्रेक करना होता है, ठीक है, क्योंकि कार्बन ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं उधर, ठीक है। अब क्योंकि ये तो हो गया हमारा माइल्ड स्टील हो गया, जब मीडियम कार्बन है या फिर है ना, मीडियम कार्बन या हाई कार्बन है, उसमें स्टील में डिसलोकेशन में जो क्वार्टर एनवायरनमेंट ब्रेक होने के बाद भी जो है ना ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है। इसमें उसमें एक ही हीट पॉइंट आता है, लेकिन इसमें ब्रेक हो गया, अपर हीट पॉइंट हो गया, उसके बाद पावर नहीं लगानी पड़ती, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ होती है। अपर हील पॉइंट में हम देखेंगे ये ऐसा नहीं होता, दो डिफरेंट हील पॉइंट नहीं होते उधर, ठीक है, इस करके ये होता है टेंसाइल टेस्ट होता है बेसिकली, आप सबको मालूम है। जो हमारे पास कॉम्प्रेसिव टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, नेकिंग नहीं होती, ये भी हमें पता है, ठीक है। एक चीज़ ये है कि प्लास्टिसिटी, अभी मैंने ऊपर उस पर जब मैंने, क्योंकि प्लास्टिसिटी अभी डिस्कस की थी, तो यहाँ पे 2 लाइन लिखी हुई है मैंने कि प्लास्टिसिटी क्या होती है, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मटीरियल बाय विच इट अंडरगोज इन इलास्टिक स्ट्रेन बियॉन्ड दोज एट द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज प्लास्टिसिटी, ठीक है। सॉरी, दिस प्रॉपर्टी इज पर्टिकुलर यूज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ प्रेसिंग एंड फॉर्जिंग, ठीक है। ये हमें कभी ना कभी कोई पीएसयू के एग्ज़ाम में यूज़ पूछ लेता है कि प्लास्टिसिटी कहाँ पे यूज़ होती है, तो उसका जो आंसर होता है वो होता है प्रेसिंग एंड फॉर्जिंग, ठीक है। व्हेन लार्ज डिफॉर्मेशन अकर्स इन डक्टाइल मटेरियल लोडिंग इन प्लास्टिक रीजन द मटेरियल इज सेड टू अंडरगो प्लास्टिक फ्लो, ठीक है। प्लास्टिक फ्लो क्या होता है, लार्ज डिफॉर्मेशन होता है डक्टाइल मटेरियल में जो प्लास्टिक रीजन में लोडेड है, ठीक है। अब देखो डक्टिलिटी आती है हमारे पास, ठीक है, डक्टिलिटी है। डक्टिलिटी में क्या होता है, यील्ड इन टेंशन ज़्यादा होता है, यील्ड इन कंप्रेशन, और सबसे इक्वल टू भी दे देता है, ये होता है। इसलिए हम बोलते हैं ना कि जो सबसे वीक होता है वो होता है शेयर में, ठीक है। मोर फ्रैक्चर स्ट्रेन मोर डक्टिलिटी, ठीक है। इट इज़ द प्रॉपर्टी विच परमिट्स अ मटीरियल टू बी ड्रॉन आउट लॉन्गिट्यूडली टू अ रिड्यूस सेक्शन अंडर द एक्शन ऑफ अ टेंसाइल फोर्स, ठीक है, समझ आ गया होगा। तो डक्टिलिटी जो होती है ना, डक्टाइल मटेरियल मस्ट पोजेस अ हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और प्लास्टिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या, लो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको चीज़ें देखनी है, अगर लो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी होगी तभी वो वायर ड्राइंग में भी हमें पढ़ते थे ना बचपन में कि जो डक्टाइल मटेरियल है वो वायर ड्राइंग में यूज़ होती है। तो उसके लिए इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होनी चाहिए, हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी और स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, बट जो है लो होनी चाहिए डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, लो होनी चाहिए डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है।
उसके बाद ये होती है डक्टिलिटी होती है, उसके बाद होता है ब्रिटलनेस भी होती है हमारे पास प्रॉपर्टी। ब्रिटलनेस में क्या होता है, जो कंप्रेशन वाला ज़्यादा होता है, फिर शेयर वाला होता है, फिर होता है टेंशन में होता है। ब्रिटल क्या होता है बेसिकली, मोर अल्टीमेट स्ट्रेस मोर ब्रिटल, जो टूट जाता है जल्दी, ठीक है। लैक ऑफ डक्टिलिटी होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, कैन नॉट बी ड्रॉन आउट बाय टेंशन टू अ स्मॉलर सेक्शन होता है, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, फेलियर टेक्स प्लेस अंडर द टेंसाइन लोड विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है। कोई डिफॉर्मेशन नहीं होती, बंदा टूट जाता है, ठीक है। जैसे होता है ना, कभी कभी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, हम हमारे यहाँ पर कोई लोड आता है, जैसे क्या है, अगर कोई हमने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, वो एग्ज़ाम का हमारे ऊपर लोड आया, हम वो लोड सह नहीं सके, हम एग्ज़ाम फेल हो गए, बिना मतलब लोड हमने सह नहीं सका, हम टूट गए, तो होता है हम ब्रिटल हो गए, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑर्डिनरी ग्लास, ठीक है। ऑर्डिनरी ग्लास इसका है, इज़ नियरली आइडियल ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। फिर होता है जो कास्ट आयरन होता है, कंक्रीट, सिरामिक मटेरियल, ये सब भी ब्रिटल होते हैं, ठीक है। सॉरी। उसके बाद होता है एज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज, जैसे यहाँ पे माइल्ड स्टील में सबसे कम कार्बन है, ठीक है। जैसे जैसे परसेंट ऑफ कार्बन बढ़ता है जैसे 2 to 5% से बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, फ्रैक्चर स्ट्रेन डिक्रीज हो जाता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और क्या होता है, ब्रिटलनेस बढ़ जाती है। अभी हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है, बाकी सबका उसके लिए, इसलिए चिल करो। उसके बाद होती है मेलेबिलिटी, भी एक प्रॉपर्टी होती है, मेलेबिलिटी होती है प्रॉपर्टी। मेलेबिलिटी क्या होती है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच permits the material to be extended in all direction without rupture. मेलेबिलिटी में क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी, और ज़रूरी नहीं है बट कि ग्रेट स्ट्रेंथ हो, ठीक है, ये होती है मेलेबिलिटी होती है। उसके बाद उसके बाद यही है, देखो जो स्ट्रेस स्ट्रेन होता है कर्व है, हमने अभी डिस्कशन किया ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर। जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, ठीक है। जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये होती है करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, और ये डिपेंड किस पे ऊपर नहीं करती, डायमेंशन ऑफ स्पेसिमेन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ता है, जैसे माइल्ड स्टील है, इसमें कम कार्बन कंटेंट है, तो जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ रहा है तो डक्टिलिटी हमारी क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। माइल्ड स्टील के बाद अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और क्या होता है, क्रोजन रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है, ठीक है। डक्टिलिटी कम होती, सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ती है, बट क्रोजन रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ये तो हमने जैसे शेयर से फेल होता है, तो ये किससे हो रहे हैं, ब्रिटल मटेरियल नॉर्मल स्ट्रेस से फेल होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ऐसा होता है, कई बार हमें पूछ लेते हैं टफनेस क्या होता, देखो सबसे पहले वो छोड़ो, टफनेस छोड़ो, जिस चीज़ की अभी हमने डिस्कशन की ये है वो चीज़ है कि ऐसा है, माइल्ड स्टील का कर्व है ना, उसके बाद होता है मीडियम कार्बन स्टील का कर्व, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। हाई कार्बन स्टील का कर्व होता है, कुछ ऐसा होता है, मतलब ये थोड़ा सा आगे ले लो यार, ये होता है मीडियम कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो जो हाई कार्बन स्टील है ये तो होगा मोस्ट ब्रिटल, ये तो हो गया मोस्ट डक्टाइल, और ये जो बचा ये क्या है, ये होता है मोस्ट टफ। अब कहोगे अब टफनेस क्या होता है, ठीक है, हम बात करते हैं ये जो प्रॉपर्टीज़ की। टफनेस, टफनेस बेसिकली क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू अब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, विच इनेबल्स मटेरियल टू अब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर, बेसिकली क्या होगा, एरिया हो गया लोड डिफॉर्मेशन ग्राफ का अप टू फ्रैक्चर, अप टू फ्रैक्चर, ठीक है। और क्या हो गया, उसके बाद होता है मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस होता है स्ट्रेस स्ट्रेन का अप टू फ्रैक्चर,
ठीक है। और ये क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इसलिए क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम होता है मॉडुलस ऑफ टफनेस, इसलिए स्ट्रेस स्ट्रेन का एरिया अप टू फ्रैक्चर इनटू वॉल्यूम करना रहता है, ठीक है। टफनेस इज इक्वल टू द एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व अप टू फ्रैक्चर, ठीक है। मॉडुलस ऑफ टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। और बेसिकली जो टेस्ट इसके अंदर यूज़ हम लोग कर सकते हैं, अगर आपको टेस्ट का नाम याद रखना है, वो होता है बेंड टेस्ट। बेंड टेस्ट यूज़ होता है इसके अंदर टफनेस के लिए। उसके बाद होता है रीसाइलेंस होता है। रीसाइलेंस बेसिकली क्या होता है, पी डेल्टा का ही, पी डेल्टा में ही लेना है, ठीक है। बट वो होता है जो इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक पी डेल्टा में जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब है, वो होता है रीसाइलेंस होता है, ठीक है। और इट इज़ इक्वल टू द एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट। अब जब मैक्सिमम हो गया इलास्टिक लिमिट वाला जो हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग प्रूफ रीसाइलेंस। प्रूफ रीसाइलेंस जो होता है मैक्सिमम होता है, ठीक है। और सिमिलरली ये होता है क्योंकि पी डेल्टा वाला होता है, इसकी तरह एक मॉडुलस ऑफ रीसाइलेंस भी होता है मॉडुलस ऑफ टफनेस के लिए, जो होता है सिग्मा ई के अंदर वाला, ठीक है। ये होगा रीसाइलेंस हो गया हमारे पास। इसमें जो क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि ये भाई एनर्जी कौन सी होती है, ठीक है। तो ये एनर्जी कौन सी होती है ये हमें बताना है सर, ये होती है स्ट्रेन एनर्जी। ये मुझे बार्क में क्वेश्चन पूछा था, कौन सी एनर्जी तुम बोल रहे हो मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। तो कहते हैं भाई कौन सी एनर्जी है ये, तो कहा सर स्ट्रेन एनर्जी है, तब वो सेटिस्फाई हुआ, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी है। प्रूफ रीसाइलेंस हो गया, ठीक है। हाफ ऑफ पी डेल्टा एरिया होता है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिसाइलेंस क्या हो गया, प्रूफ रिसाइलेंस अपॉन वॉल्यूम। मतलब मॉडुलस ऑफ रिसाइलेंस अगर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम वाला, हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, मतलब सिग्मा स्क्वायर बाय 2e पर यूनिट वॉल्यूम में है, ठीक है, इनटू वॉल्यूम भी कर सकते हो। उसके बाद आता है हार्डनेस आता है। देखो यार मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली, आई कैंट इवन स्पीक प्रॉपरली, ठीक है। बट अभी इतनी देर से मैं लगातार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक मोर देन 20 मिनट्स हो गए हैं और मैं लगातार बोल रहा हूँ। तो इफ़ आई कैन डू देन वाई यू गाइज कैन नॉट डू, अगर आप ठीक हो, ठीक है। मेरी लिटरली आवाज़ नहीं निकल रही है, बट आई एम ट्राइंग टू इवन मेक यू गाइज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आई नो आप लोग में से बहुत लोग मेरे से बहुत होशियार हो गए, ठीक है, और दैट्स अ गुड थिंग ऑल्सो। तो बिकॉज नॉलेज शेयर करने से ही सबके पास नॉलेज आती है, ठीक है। बट मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है कि ऐसे, मतलब खुद तो पढ़ना ही होता, बट अगर साथ साथ कोई और भी पढ़ पा रहा हो तो दैट्स अ वेरी गुड सेटिस्फाइंग फीलिंग। एनीवेज, हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस होता है रेजिस्टेंस टू स्क्रैचेस या अब्रेशन, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास होता है डायमंड है, एग्जांपल होता है डायमंड, उसके अंदर स्क्रैच नहीं लग सकते, तो वो क्या होता है, हार्डेस्ट होता है। बट डायमंड टूट जाता है ना यार, तो वो होता है हार्डेस्ट होता है, बट टफनेस उसके अंदर नहीं होती, तो हार्डेस्ट बट टफनेस नहीं होती। तो उसके बाद आता है स्ट्रेंथ, क्या होता है यार, स्ट्रेंथ होता है कि मैंने लोड अप्लाई किया, ठीक है, लोड अप्लाई किया, जितना इजीली अगर डिफॉर्म हो गया तो मतलब उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, ये चीज़ याद रख लो, ठीक है। एक हार्डनेस में चीज़ आती है, वो आती है ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। ब्रिनल हार्डनेस नंबर होता है, ये आप रट लो, मैंने भी रटा हुआ। ब्रिनल हार्डनेस नंबर होता है P अपॉन पाई कैपिटल D बाई 2 D माइनस अंडर रूट ऑफ D स्क्र माइनस D स्क्र, ठीक है। ये होता है P होता है स्टैंडर्ड लोड होता है, ठीक है।
डी होता है, कैपिटल डी है डाई ऑफ स्टील बॉल। ये होता है डाई ऑफ इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, सरफेस वगैरह जो होता है ना, बेसिकली टू रेजिस्ट इंडेंटेशन और सरफेस एब्रेशन होता है ना, तो ये उसका डाई होता है। तो ये होता है ब्रिनल हार्डनेस नंबर, ब्रिनल हार्डनेस नंबर। तो ये आप लोग ऐसे ही याद रख सकते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कोई पीएसक्यू वगैरह के पेपर में कि P/πd/2 डी माइनस रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेस फॉर डक्टाइल मटेरियल इज यील्ड स्ट्रेस, वेयरएज फॉर ब्रिटल मटेरियल इज अल्टीमेट स्ट्रेस। बहुत प्यारी चीज़ है, आपको पता है कि डिजाइन स्ट्रेस फॉर द यील्ड स्ट्रेस इज ब्रिटल मटेरियल, बट whereas for the design stress for the ductile material is yield stress, whereas for the brittle material it is the ultimate stress, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल के लिए जो होता है वो होता है yield होता है, और ब्रिटल के लिए अल्टीमेट होता है, ठीक है। पता हो, ये बहुत प्यारी चीज़ है। उसके बाद यार बहुत चीज़ें हैं और भी, डिस्कस करते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप। क्रीप पे आते हैं सबसे पहले तो। क्रीप क्या होता है, क्रीप इज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन विच इज रिकॉर्डेड विद द पैसेज ऑफ अ टाइम एट अ कांस्टेंट लोडिंग, ठीक है। इट इज अ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, परमानेंट एंड नॉन रिकवरेबल इन नेचर। परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है विच इज रिकॉर्डेड विद द पैसेज ऑफ टाइम एट अ कांस्टेंट लोडिंग, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है परमानेंट एंड नॉन रिकवरेबल इन नेचर होती है, ठीक है। कुछ ऐसा दिखता है क्रीप जो होता है कि सबसे पहले होता है कि इलास्टिक स्ट्रेस, स्ट्रेन है बेसिकली, स्ट्रेन टाइम। सबसे पहले होता है हमारे पास इलास्टिक स्ट्रेन आता है, ठीक है। उसके बाद जो टाइम डिपेंडेंट है, ऐसे 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 वो होता है, क्रीप होता है। अगर रिकवरी की बात करें कि अगर कभी रिकवर हो भी गया तो इतना रिकवर होने के बाद ऐसे परमानेंट तो आ ही जाएगी उसके अंदर, परमानेंट प्लास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। और क्या होता है कि एट इनिशियल स्टेज creep rate is high but slows down with increasing time. This is due to the work hardening. In later stage it increase this exponentially. क्यों? necking। और इनिशियल रेट हाई होता है जो हमने पढ़ा रखा है कि 2.27 डेज, 1.6 28 डेज, 1.1 365 डेज। ये मतलब है क्रीप रेट थीटा, जो हमने आरसीसी में पढ़ा था। क्रीप रेट क्या होता है, इनिशियल में क्या होता है 7 डेज में, 28 डेज में, 1 ईयर में क्या होता है। This is what it talk about. The temperature at which creep is uncontrollable is called as homologous temperature, ठीक है। homologous temperature, the temperature at which creep is uncontrollable, controllable, homologous temperature बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है बातें फटीग की। फटीग ड्यू टू साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग फ्रैक्चर में अकर इफ टोटल एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन एनर्जी एक्सीड द टफनेस, ठीक है। फटीग कॉसेज रफ फ्रैक्चर इवन इन डक्टाइल मटेरियल्स, ठीक है। ड्यू टू ये होती क्यों है, साइक्लिक या रिवर्स साइक्लिक लोडिंग के कारण होती है। if total accumulated strain energy exceeds the toughness, fatigue causes rough fracture surface even in ductile, ठीक है। फिर उसके बाद आता है endurance limit. It is the stress level below which even the large number of stress cycle cannot produce the fatigue failure, ठीक है। It is the stress level below which, स्ट्रेस लेवल होता है बिलो विच लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल, मतलब बहुत जितने मर्जी स्ट्रेस लेवल लगा दो, स्ट्रेस साइकिल्स लगा दो, फटीग फेलियर नहीं आएगा एक पर्टिकुलर लिमिट के नीचे, स्ट्रेस लिमिट के नीचे, ठीक है। उसके बाद आता है
टेनेसिटी आता है, टेनेसिटी आता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर अंडर द एक्शन ऑफ अ टेंसाइल लोड, ठीक है, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर अंडर द एक्शन ऑफ अ टेंसाइल लोड, ठीक है। ये होगी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ जो होगी ना, हमने प्रॉपर्टीज़ तो इतना सारी अच्छे से डेप्थ में देख ली है ना, वेल एंड गुड। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे PSUs में पूछते हैं, बेसिकली ये तो है ही है, पूछते ही हैं इसमें तो भाई से। और ये पॉइंट्स हैं इसके, हर एक पॉइंट। उसके बाद हमारा बेसिकली क्या है, हमने अभी किया प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पूरा किया है हमने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आता है, टॉपिक नंबर 2 जो होता है हमारे पास, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आता है, ठीक है। स्ट्रेस हमें पता है यार, लोड अपॉन ओरिजिनल एरिया नॉमिनल स्ट्रेस होता है, ठीक है। लोड अपॉन ट्रू एरिया होता है, वो तो एक्चुअल स्ट्रेस होता है, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस होता है, शेयर स्ट्रेस होता है। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होता है, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस होता है, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होता है, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस होता है, जो ऐसे होता है यूनिफॉर्म नेचर में होता है। बेंडिंग स्ट्रेस होता है, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस ऐसा होता है। उसके बाद क्या होता है, शेयर स्ट्रेस होता है। शेयर स्ट्रेस में भी होता है डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस होता है, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस पैराबोला होता है। टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस होता है, उसके बाद टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस ऐसा होता है, ठीक है। स्ट्रेन होता है हमें पता है स्ट्रेन कैसे आती है, वो सब चीज़ें हमें पता है। शेयर स्ट्रेन पता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ये सब भी इसमें बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप सब लोग बहुत होशियार हो कि हुक्स लॉ केवल और केवल प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड होता है, ठीक है। और इसमें प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है, ये है, ए प्रोपोर्शनल लिमिट है, ठीक है। इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। अपर यील्ड पॉइंट है, लोअर यील्ड पॉइंट है, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है, नेकिंग पॉइंट है, ठीक है। ये इसमें क्या हो रहा है, परफेक्टली प्लास्टिक रीजन है, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, चेंज इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है। ठीक है। उसके बाद इसमें मैं दिखा देता हूँ कि पूछते हैं कि ट्रू स्ट्रेस क्या होता है। ये तो जैसे इसको बोलते हैं हम लोग, इस वाले कर्व को बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं, है ना। ट्रू स्ट्रेस होता है वो ऐसा होता है कुछ, ठीक है, ऐसा ये होता है ट्रू स्ट्रेस। ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, जैसे अभी तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया A0 इंजीनियरिंग वाले में, ठीक है। जब हमारे पास ट्रू होता है, लोड अपॉन उस इंस्टेंट पे जो एरिया होता है, ठीक है, एक्चुअल एरिया होता है वो होता है, ठीक है, उस इंस्टेंट पे जो एरिया होता है वो ट्रू होता है, ठीक है। हर एक पॉइंट पे अलग अलग एरिया होगा, वो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कि इंजीनियरिंग है P/A0, ठीक है। इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, Δ/L0 होता है। ट्रू P/A है, ट्रू स्ट्रेन जो होता है वो क्या हो गया, Δ/L होता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास एक रिलेशन है जो आप लोग याद रख सकते हैं, वो ये है कि जो सिग्मा ट्रू होता है वो होता है सिग्मा इंजीनियरिंग टू 1+E स्ट्रेन ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। ये है सिग्मा T इज इक्वल टू सिग्मा E से, ये होता है टेंशन वाला है बेसिकली। अगर कंप्रेशन वाला देखोगे तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ई ट्रू, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, स्ट्रेन ऑफ ट्रू की बात करेंगे, वो होता है स्ट्रेन ऑफ ट्रू होता है बेसिकली ln 1+E ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जो आपको आ सकती हैं कभी, ठीक है।
कि सिग्मा ट्रू सिग्मा इंजीनियरिंग 1 + ई इंजीनियरिंग, ई ट्रू LN 1 + ई इंजीनियरिंग, ठीक है। टाइप ऑफ टेंशन फेलियर्स आ जाती है कि डक्टाइल में कप एंड कोल फेलियर होती है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, कि डक्टाइल मटेरियल है तो उसमें क्या होता है, कप एंड कोल फेलियर होता है। ब्रिटल मटेरियल है तो उसमें टेंशन फेलियर होता है, ठीक है। तो जो टेंशन फेलियर होता है वो कैसे हो जाता है, डायरेक्टली इलोंगेट हुआ, तो ये मटेरियल है बीच में से टूट गया ऐसे 90 डिग्री में, ठीक है। कप एंड कोन फेलियर जो हो रही है वो हो रही है 45 डिग्री में हो रही है। इधर जो देखो फेलियर हो रही है, ये लोड की दिशा है, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है ना, तो ये इधर ऐसी फेलियर हो जा रही है, ठीक है। हाई स्ट्रेंथ हील्ड, तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है यार, बट चलो एटलीस्ट मैं अभी वैसे भी थोड़ी सी ना बैटरी मेरे पेंसिल की बैटरी थोड़ी कम हो रही है वैसे भी, तो थोड़ा सा मैं जब स्ट्रेस स्ट्रेन कवर करके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वगैरह आपको बता के उसके बाद थोड़ा सा होमवर्क दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरी वीडियो जब बनाऊंगा आज ही अपलोड करूंगा, चाहे रात के 12-1 बजे, आज ही पूरा करा के जाऊँगा, ठीक है। बट अभी ये 3 टॉपिक करा के थोड़ा सा मैं अभी दवाई ववाई खा के फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर दोबारा नई वीडियो बनाऊंगा, तब तक आप भी रिवाइज करते रहना अपना, ठीक है। तो अभी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल में हमें इसमें वही सेम चीज़ें आ गई, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, इलास्टिक स्ट्रेन जो होता है, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज़ ग्रेटर देन 5%, लार्ज रिडक्शन इन एरिया बिफोर फ्रैक्चर, ठीक है। लेड, माइल्ड स्टील, कॉपर, ये डक्टाइल मटेरियल। फिर ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, इफ पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज लेस देन 5% इट इज कॉल्ड एज अ ब्रिटल मटेरियल, इट फेल विद ओनली लिटिल इलॉन्गेशन, ठीक है। वेरी लेस रिडक्शन इन एरिया बिफोर फ्रैक्चर होता है, ठीक है। फिर है ये बहुत प्यारा चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ ये है, माइल्ड स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़। ये बहुत प्यारी चीज़ है, ठीक है, आपको पता ही होगी, माइल्ड स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़, ठीक है। उसके बाद आता है बिहेवियर ऑफ वेरियस मटेरियल्स की बात कर लेते हैं। ये स्ट्रेस रहेगा, ये रहेगा स्ट्रेन रहेगा, ये है लीनियर इलास्टिक, ठीक है, लीनियर इलास्टिक, ये रहेगा इलास्टोप्लास्टिक, ये रहेगा परफेक्टली प्लास्टिक, ये रहेगा इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग, अगर सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेस वाले पे है ये रहेगा आइडियल रिजिड, अगर यहाँ पे है केवल ये रहेगा आइडियल फ्लूइड, विस्को इलास्टिक, ठीक है, बढ़िया। हुक्स लॉ तो आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, अगर कभी कहीं न्यूमेरिकल में या कहीं पे लिखा हो कि इलोंगेशन, ये आपको पता होगा PL/AE, ठीक है, बट अगर कहीं बोल दिया इंस्टेंटेनियस इलोंगेशन तो वो आपको लेनी है 2PL/AE, ठीक है, इंस्टेंटेनियस इलोंगेशन 2PL/AE लेनी है, ठीक है। उसके बाद आता है डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट, ठीक है, डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट होता है, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ अ बार ड्यू टू सेल्फ वेट वो होता है डेल्टा इज इक्वल टू गामा L²/2E, बेसिकली क्या हम लोग लिख सकते हैं WL/2AE, ठीक है, WL/2AE या गामा L²/2AE, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, गामा क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो अगर इसमें वेट और वॉल्यूम लेना तो एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये गामा बन गया, तो गामा L²/2E ये हो गया ड्यू टू सेल्फ वेट और किसकी
प्रिज्मेटिक बार की सेल्फ वेट के कारण, ठीक है। उसके बाद आए कॉनिकल बार हो, अगर प्रिज्मेटिक बार की जगह कॉनिकल बार हो, उसमें गामा एल स्क्वायर बाय 6 ही लेनी है हमें, ठीक है, कॉनिकल बार में। उसके बाद हो जाए अगर टेपर्ड बार है, सर्कुलर टेपरिंग बार है, ठीक है, उसमें होगा डेल्टा होगा 4PL/πe/d1 d2, मतलब सर्कल के एंड में डाया अलग अलग है, ठीक है। और है एक रेक्टेंगुलर टेपरिंग बार विद कांस्टेंट थिकनेस कांस्टेंट है, बट उसकी विड्थ जो है रेक्टेंगल बार की वो वेरी कर रही है। उस केस में होगा PL/B2/B1/TE/B2 - ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, ऑल गुड, बढ़िया। उसके बाद इलास्टिक कांस्टेंट्स की बात आती है। इलास्टिक कांस्टेंट्स में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ठीक है। ई होता है जो इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। उसके बाद होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। उसके बाद होता है बल्क मॉड्यूलस, ये क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, ये होता है बल्क मॉड्यूलस होता है, ठीक है, EGK होता है, ठीक है। और क्या होता है, पॉइजन रेशियो होता है। पॉइजन रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, वो होता है पॉइजन रेशियो होता है। एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जैसे लास्ट ईयर ESC में पूछी थी, पॉइजन रेशियो की वैल्यूज़ पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं कि मटेरियल और उसके पॉइजन रेशियो की बात करते हैं, ठीक है। ये ESC में क्वेश्चन पूछ लिया था कि लाइक कॉर्क के लिए होता है 0 होता है, ठीक है। और कोई परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है रबड़ की तरह, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी रबड़ 0.5, कंक्रीट 0.1 से 0.2 होता है, इलास्टिक मेटल्स 0.25 से 0.42। ये माइल्ड स्टील का ESC में क्वेश्चन पूछा था 0.286, ठीक है। तो ये है कॉर्क के लिए होता है 0 होता है, रबड़ के लिए 0.5 होता है, कंक्रीट 0.1 to 0.2 होता है, इलास्टिक मेटल्स के लिए 0.25 से 0.42 होता है, माइल्ड स्टील के लिए 0.0286 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है तो वो क्या हो जाता है, बेसिकली EV जो होता है वो होता है EX + EY + EZ, करा के जो होता है वो आता है σx + σy + σz अपॉन E1 - 2μ, ठीक है। अगर तीनों बराबर है तो 3 सिग्मा अपॉन E1 - 2μ, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है, ठीक है। तो बेसिकली कैसे ये निकाला, अगर यूनिएक्शियल लोडिंग है, ठीक है, तो EX लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट σx/E हो जाएगा। EY जो लेटरल डायरेक्शन में है वो क्या हो जाएगा, μ σx/E हो जाएगा। EZ जो लेटरल डायरेक्शन है μ σx/E हो जाएगा, ठीक है। ये है रिलेशंस है इनमें कि E = 2G 1 + μ, E = 3K 1 - 2μ, E = 9kg अपॉन 3K + G, ये रिलेशंस है थोड़े से, ठीक है। उसके बाद एक होता है कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ऐसा बात है कि मटेरियल और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, जैसे होमोजीनियस
एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, इसमें होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट 2, ऑर्थोट्रॉपिक 9, एनाइसोट्रॉपिक 21, 2 9 21, ठीक है। तो क्या है होमोजीनियस मटेरियल, क्या होता है कि सेम डायरेक्शन में सेम इलास्टिक कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे होमोजीनियस मटेरियल की बात करें तो अगर ये डायरेक्शन है तो अगर इसमें E1 है तो इधर E1 रहेगा हर बार, अगर इसमें E2 है तो इस डायरेक्शन में E2 ही रहेगा, E1 ही रहेगा। ये मटेरियल होता है होमोजीनियस होता है। आइसोट्रॉपिक क्या होता है, एक पॉइंट पे सेम रहेगा, मतलब E1 है, E1 है, E1 है। अगर ऐसा मटेरियल है होमोजीनियस प्लस आइसोट्रॉपिक, इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होने चाहिए 2, ठीक है। ऑर्थोट्रॉपिक है उसमें होना चाहिए 9, एनाइसोट्रॉपिक है उसमें होना चाहिए 21, ठीक है। और ऑर्थोट्रॉपिक क्या होता है, ऑर्थोट्रॉपिक होता है 3 इंडिपेंडेंट E1, मतलब बेसिकली E1 E2 और 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक क्या है, परपेंडिकुलर नहीं, कोई भी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे E1 E2 E3, ये होता है अनाइसोट्रॉपिक, ठीक है। फिर होता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात आती है कि स्फेयर में अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है तो 3 टाइम्स द डायमेट्रिक स्ट्रेन ही हो जाता है, क्योंकि सेम होता है उसमें, ठीक है। सिलेंड्रिकल की बात आती है तो सिलेंड्रिकल में होता है कि लॉन्गिट्यूडनल प्लस 2 टाइम्स द डायमेट्रिकल स्ट्रेन, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रेस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आई थिंक आपको आती होगी कि अगर 3D स्ट्रेस मैट्रिक्स की बात करें तो वो कैसे होती है, सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स जेड सॉरी, और टाउ वाई एक्स, सिग्मा वाई वाई, टाउ वाई जेड, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई, टाउ एक्स एक्स, टाउ जेड जेड, ठीक है। स्ट्रेस मैट्रिक्स है। स्ट्रेन मैट्रिक्स की बात करें तो ये हो जाएगा ई एक्स एक्स, ई वाई वाई, ई जेड जेड, 5xy/2, 5xz/2, 5yx/2, 5zx/2, 5zy/2, 5yz/2, 3D स्ट्रेन मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद थर्मल स्ट्रेस एल अल्फा डेल्टा टी होता है, थर्मल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय एल अल्फा टी होता है। स्ट्रेस क्या होता है, ई अल्फा डेल्टा टी होता है। अल्फा स्टील अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है अल्फा कंक्रीट की, ठीक है, जो बराबर होता है 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अल्फा एल्यूमिनियम, अल्फा ब्रास, अल्फा कॉपर, अल्फा स्टील। When a bar is free to expand, then there will be no thermal stress due to change in the temperature. To calculate thermal stress हमने देख ही लिया कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है shear force और bending moment आता है। ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन में भी इतना ही है मेजरली, तो जो हमने अभी देखा है, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन में इतना ही आता है, तो हमारा बेसिकली स्ट्रेस स्ट्रेन वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आई थिंक आप लोगों को आता होगा बनाना, ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़े प्रो हो तो आपने इतनी प्रैक्टिस तो की होगी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बनाने की, ठीक है। तो आई थिंक मुझे बताना ना पड़े। एक बार आप रिवाइज करके आना, ठीक है, कॉन्ट्राफ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट वगैरह। तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सीधे प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन की डिस्कशन करेंगे। आई थिंक वो भी आपको आना ही चाहिए, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन भी ऊपर ऊपर से देखेंगे। हम थ्योरी ऑफ फेलियर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थ्योरी ऑफ फेलियर हम लोग पढ़ेंगे। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स में मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस बता दूंगा,
ठीक है, जो यूज़ होते हैं। उसके बाद प्रेशर वेसल्स पे आएंगे हम लोग, ठीक है, थिन सिलेंडर, थिक सिलेंडर, लेम्स थ्योरम वगैरह। बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद शेयर स्ट्रेस पढ़ेंगे, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर सेंटर पढ़ेंगे हम लोग, कॉलम्स पढ़ेंगे, स्प्रिंग्स जितना इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट के लिए उतना पढ़ेंगे। तो एक्चुअली में अगर आप बेंडिंग मूवमेंट खुद से अभी पढ़ के आ रहे हो, जो भी आपको लगता है कि आपको बेंडिंग मूवमेंट में रिवाइज करना है, और प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन में प्लीज़ ये दो चीज़ें आपके ऊपर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन और बेंडिंग मूवमेंट। ये अभी मैं वीडियो अभी टाइम हुआ है 6:30 बजे हैं, तो 7 बजे तक वीडियो है। आप लोग पता है, मतलब ज़रूरी नहीं है जब भी देखोगे 9-10 बजे तक। तो अगली वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़ प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन और बेंडिंग मूवमेंट शेयर फोर रिवाइज करके आना, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं ऐसा एक्सप्लेन करने का। एक क्वेश्चन आप देखोगे कोई भी वो आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद हम लोग जो बाकी बचे हुए सारे थ्योरी वाली चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं यार, मैं थोड़ी सी दवाई खाता हूँ तो फिर अगली वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। 1 घंटा चलेगा वो भी, बट हाँ तब तक के लिए आप लोग ये पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। हमको इसरो फोड़ना है डेली, ये चीज़ याद रखनी है कि इसरो क्रैक करना है, हमें अच्छे से क्रैक करना है। इंटरव्यू भी फोड़ेंगे, पहले रिटर्न फोड़ेंगे अभी, ठीक है। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर और पढ़ते रहो।